morning students. आफ्टर 11th एग्जामिनेशन आप लोगों का सभी का एडमिशन 12th में हो गया है। जिन जिन लोगों ने अपने पेपर सबमिट किए थे स्कूल में, रेगुलरली स्कूल में टेस्ट अपेयर की, उन लोग को प्रॉपर वे प्रमोट कर दिया गया फॉर 12th स्टैंडर्ड। लेकिन स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड के लिए आपको प्रॉपर नोट्स, फेयर कॉपी, सब चीज़ें मेंटेन करनी है। तो लास्ट ईयर मैंने आपको अकाउंट्स और बिजनेस पढ़ाया था। इस साल भी मैं आपको अकाउंट्स और बिजनेस ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स आप लोगों के लिए दो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते, वो कॉमर्स के सब्जेक्ट रहते, वो कॉमर्स के ही स्टूडेंट्स को रहते। वो है आपका बिजनेस, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपको नहीं है, आपको क्या है आईपी। आईपी ये सब्जेक्ट कॉमर्स के साथ साथ दूसरी फैकल्टी स्टूडेंट्स भी लेते हैं, अपने कॉमर्स के स्टूडेंट्स को है वो। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये सब्जेक्ट आपके कॉमन सब्जेक्ट है। इसलिए आपको एज अ कॉमर्स स्टूडेंट अगर कोई सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा वेटेज देना है, या स्टूडेंट्स का जो वेटेज दिया जाता है, जैसे डॉक्टर बनने के लिए मोस्टली क्या लेते हैं लोग, बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स है तो डॉक्टर के लिए एलिजिबल रहता है। इंजीनियरिंग बनने के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट देखे जाते हैं। वैसे ही एक कॉमर्स के स्टूडेंट्स के अकाउंट्स ये सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट उसका देखा जाता है कि वो कॉमर्स का कितना अच्छा स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट प्लीज़ इस साल अकाउंट्स की प्रिपरेशन करते समय, बिजनेस स्टडीज़ की प्रिपरेशन करते समय, आईपी की प्रिपरेशन करते समय, ये आपके बेसिक 3 अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, आईपी ये आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट है। इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेज, ठीक है। ये इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेज आप 10th में भी पढ़े हो, 11th में भी पढ़े, 12th में भी पढ़े और आगे भी पढ़ोगे। लेकिन एज ए कॉमर्स स्टूडेंट जो आपको साइंस, आर्ट्स ये दोनों से अलग करता है, वो कौन सा सब्जेक्ट है, अकाउंट्स और बिजनेस। ये दोनों सब्जेक्ट स्टूडेंट मैं आपको इस साल पढ़ाने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स अकाउंट्स ये सब्जेक्ट पे हमने लास्ट ईयर जो ख़त्म किया था, फिनिश किया था, वो फिनिश काय पे किया था, फाइनल अकाउंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट देखा था। सबसे पहले हमने देखा होगा, अगर तुमको थोड़ा बहुत याद होगा, 3 महीने में भूले नहीं होंगे, तो हमने सबसे पहले जर्नल एंट्रीज देखी थी, डेबिट क्रेडिट के रूल्स देखे थे। जर्नल एंट्री, डेबिट क्रेडिट के रूल्स ये देखने के बाद हमने क्या किया था, हमने सब्सिडरी बुक यानी परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न ये देखा था। उसके बाद एक बुक देखा था, वो था कैश बुक। अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था कैश बुक। ये कैश बुक में हम लोगों ने जितना भी पैसा आ रहा है, जितनी भी कैश आ रही है, वो आने वाली कैश और जाने वाली कैश, ये दोनों की एंट्री कहाँ की थी, इस कैश बुक में। ये कैश बुक में जब हम लोग एंट्रीज पुट करते थे, सारे ट्रांजैक्शन पुट करते थे, तो सिर्फ इनकमिंग एंड आउटगोइंग, तुम्हारे मोबाइल लैंग्वेज में इनकमिंग कॉल एंड आउटगोइंग कॉल, इनकमिंग यानी जो हमारे पास आ रहा है, आउटगोइंग यानी जो हम दे रहे लगा रहे हैं। तो इनकमिंग एंड आउटगोइंग ये चीज़ें हमने कहाँ रिकॉर्ड की थी, कैश बुक में। उसके बाद हमने देखा था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, और लास्ट में देखा था फाइनल अकाउंट। वो फाइनल अकाउंट में हमने 3 चीज़ें देखी थी। कौन सी 3 चीज़ें देखी थी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इफ यू रिमेंबर गाइस। सबसे पहले क्या देखा था हमने, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में जो फायदा निकला था, जो प्रॉफिट निकला था, जो बैलेंस निकला था, आप लोगों को पता है अकाउंट की 2 साइड्स थी, एक क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड। मैं आज एक रिवीजन पोर्शन बोल के आपका ले रही हूँ, जो हमारा अकाउंट ऐसा स्केच हम लोग करते थे। एक तुमको पिछली पूरी डिटेल थोड़ी सी
ब्लॉक में लाने के लिए ये हमारी डेबिट साइड थी, ये हमारी क्रेडिट साइड थी। क्रेडिट की टोटल करके डेबिट में लेके आते थे। यहाँ अगर कुछ बैलेंस बच रहा है तो वो क्या था, अपना ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट। ये ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट को क्या बोल रहे थे हम लोग यहाँ, ग्रॉस प्रॉफिट। यही अगर प्रॉफिट एंड लॉस का रहता तो नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस, इसमें नेट, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। और बैलेंस शीट में क्या रहता था, ये अपनी असेट साइड थी, ये अपनी लायबिलिटी साइड थी। तो असेट और लायबिलिटी ये दोनों की टोटल क्या होती थी, यहाँ पे टैली हो जाती थी। तो अपनी बैलेंस शीट क्या होगी, टैली होगी, मैच होगी, हमारी कोई भी गलतियां नहीं है। अपन ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये चैप्टर भी देखा। तो स्टूडेंट्स, असेट और लायबिलिटी ये दोनों को टैली करके हमने पिछले साल फाइनल अकाउंट देखा था। तो फाइनल अकाउंट हमने जो देखा था उसमें हर जगह प्रॉफिट निकल रहा था। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का देखा था जो प्रॉफिट कमाने के लिए ही काम कर रही है। स्टार्टिंग में अपने देखा था बिजनेस रन कर रहे हैं पैसा कमाने के इंटेंशन से, और पैसा कमाने की सारे व्यवहार, सारे ट्रांजैक्शंस, सारी चीज़ें हम लोग जब लिखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, फाइनल अकाउंट बोल रहे हैं। वो फाइनल अकाउंट अपने को बेसिक सारी चीज़ें, बेसिक सारी इंफॉर्मेशन शोन करता था। ये बेसिक इंफॉर्मेशन शोन करते समय ये सारा रिकॉर्ड हम लोगों ने मेंटेन करके रखा था। इस साल जहाँ हमने ख़त्म किया था वहीं से हम 12th चालू करेंगे। पिछले साल प्रॉफिट कमाने की इंटेंशन से कार्य करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को हमने देखा था। इस साल हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी फर्म जो प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से काम नहीं करती, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और फर्म का हम लोग क्या देखेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे, ट्रांजैक्शन देखेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन या फर्म में। क्या देखेंगे इसके अंदर कि ऐसी कौन कौन सी फर्म होती है जो ऐसी इंटेंशन से काम करती है। देयर आर सम फर्म्स विच वर्क, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कार्य करती है फॉर द सर्विस ऑफ द पीपल, टू सर्व द सर्विस टू द पीपल, जो लोगों को मदद करने के, लोगों को एक सर्विस प्रोवाइड करने के हेतु, कार्य, उद्देश्य से चलती है, उसे हम लोगों को हम क्या बोल रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो लोगों को मदद करना है, लोगों को सहायता करना है, लोगों को अच्छे कार्य में उत्तेजित करने के लिए जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के हेतु उद्देश्य से कार्य करती नहीं है। मैडम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, हमने तो कभी सुना ही नहीं। मोस्टली हमारे माइंड में इधर क्या फिक्स रहता है, अभी तक तो यही फिक्स करके दिया मैडम आपने कि कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर काम कर रही है तो वो काम काहे के लिए कर रही है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो ही एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। बट ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं जो पैसा कमाने के इंटेंशन से काम करती नहीं। सबसे फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पूरा 2 साल हो रहे तुमसे 50% फीस ली जा रही है, तब भी स्टूडेंट्स फीस पेड कर रहे नहीं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अपना काम कर रही है। उसे पढ़ाना है, पढ़ाएंगी, वीडियोस बनाना है, टीचर्स को अपॉइंट करना है, बेसिक सारे कार्य करने हैं, वो सब कार्य करके वो अपना वर्क कर रही है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक, ओल्ड एज हाउसेस, वृद्धाश्रम, टेम्पल। वृद्धाश्रम में क्या फायदा हो रहा है, लोग डोनेट करते हैं, वो करते हैं, उससे बेचारे बुजुर्गों को राह रख रहे हैं, लेकिन पैसा आ रहा है, बुजुर्गों पे खर्च किया जा रहा है और कुछ कार्य से कमाया जा रहा है। ये हो गया ओल्ड एज हाउसेस। कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसी रहती है, अपने देखा था पिछले साल बिजनेस में। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर दी सोसाइटीज विच क्रिएटेड बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल। लोग लोगों के लिए ही जो संस्था बनाते हैं, लोगों को मदद करने के लिए ही जो संस्था बनाते हैं, उसे हमने क्या बोला था, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वर्क करती है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा कमाने के इंटेंशन से काम नहीं करती,
वो ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉन प्रॉफिट फर्म और ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन भी अपने फाइनेंशियल अकाउंट या अकाउंट्स मेंटेन करने का काम करती है। ये जब अकाउंट्स मेंटेन करती है तो बेसिकली ये 3 अकाउंट बनाती हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये सबसे पहले अकाउंट बनाती है। मैं आज एक ओरल डिस्क्रिप्शन आपको दे रही हूँ, थेरोटिकली में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। आप लोगों का सोचना होगा मैडम थियरी प्रिपेयर कर लें, न्यूमेरिकल्स नहीं किए तो चलेगा क्या? नहीं, तुम्हारा को एग्जाम का पिछले साल पेपर पैटर्न चेंज होते होते रुक गया, इस साल शायद चेंज हो जाए, अभी गाइडलाइन इशू नहीं हुई है। तो अगर पेपर पैटर्न चेंज हो गया तो आपको 40% हर चैप्टर पे वेटेज रहेगा न्यूमेरिकल्स पे, 30% वेटेज रहेगा थियरी पे और 30% वेटेज रहेगा ऑब्जेक्टिव्स पे। तो इस टाइप से अलग अलग वेटेज रहेगा। जैसे ही गाइडलाइन इशू होंगी आप लोगों को वो भी दे दी जाएंगी। तो हम लोग अभी जो शुरुआत करेंगे, जितना भी समझो तो थियरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स यानी सवाल भी समझ के लो। जैसे 10th में मैथ्स पढ़ा था, वैसे ही 12th में अगर कॉमर्स लिया है तो अकाउंट्स पढ़ना ज़रूरी है। अगर अकाउंट्स की प्रिपरेशन आपकी करने की इच्छा नहीं है तो थ्योरी प्रिपेयर करोगे तो पासिंग मार्क एक्सपेक्ट करो सिर्फ, लेकिन न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल सिर्फ 12th में ही काम नहीं आने वाले, सवाल सिर्फ 12th में ही काम नहीं आने वाले। 12th का जो अकाउंट है आपको BCom, BBA, MBA या आगे कोई भी डिग्री के लिए जाओगे तो उस सभी समय आपको 12th का अकाउंट काम आने वाला है। मैडम कुछ बेसिक हमको 11 में समझा, कुछ नहीं समझा, तो कोशिश करो उसको समझने की। 1 या 2 महीने बाद स्कूल लगने वाले हैं आप लोगों के, गवर्नमेंट गाइडलाइन इशू करेंगी। कोरोना 3rd वेव डेल्टा प्लस जो न्यूज़पेपर में आ रहा है, इधर आ रहा है, उसके कुछ केसेस पता चल रहा है। उज्जैन में भी 1-2 केस मिले हैं, कोई बोलता है रतलाम में मिले हैं। तो ऐसे कुछ केसेस हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं। ये वेव्स अगर अगस्त सितंबर या जुलाई अगस्त में नहीं आ रही है तो मे बी सितंबर से आप लोगों का स्कूल स्टार्ट होगा, स्पेशली 10th और 12th 10वीं और 12वीं के स्कूल खुलेंगे और वो सरकार लगाएगी। तो प्लीज़ स्टूडेंट, अभी जितना ऑनलाइन आप लोग को बताया जा रहा है इसे आप केयरली पढ़िए, समझिए और अंडरस्टैंड करिए। तो फर्स्ट जो अपन देखा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट कंसर्न, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और कंसर्न, ये ऑर्गेनाइजेशन पैसा कमाने के इंटेंशन से काम नहीं करती, लोगों को सिर्फ फ़ायदा देना है। तो ये फ़ायदे के इंटेंशन से काम कर रही है, किसके? लोगों को फ़ायदा, स्कूल्स उनके स्टूडेंट्स को, वृद्धाश्रम वहाँ रहने वाले बुजुर्गों को, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी लोग हैं वो जो खेलते हैं उन लोगों को बेनिफिट देने के लिए कार्य कर रही है। तो ऐसे अलग अलग कार्य के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो रही है। इसके साथ साथ टेम्पल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये लोग भी अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं। मैडम इनको क्या ज़रूरत है अकाउंट मेंटेन करने की? नहीं। जो पैसा मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में हम लोग चढ़ावे के फॉर्म में चढ़ाते हैं तो वो पैसा क्या होता है? मंदिर के डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाता है, गरीबों के लिए खर्च किया जाता है, कुछ मंदिर का रखरखाव के लिए खर्च किया जाता है। तो ये पैसा कहाँ कहाँ मंदिर ट्रस्ट, मंदिर की जो ट्रस्ट है, टेम्पल की जो ट्रस्ट है वो खर्च कर रही है, उसका कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है, ये सब बताने के लिए ये क्या प्रिपेयर कर रही है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिकेट करते हैं कि वो फायदे में उसके पास पैसा कितना बचे हुआ है और नुकसान कितना हुआ है, सरप्लस, बेनिफिट, कितना खर्चे करने पर जो आया हुआ पैसा है वो कितना बचा है, भविष्य में कितना खर्च कर सकती है, ये सब बातें हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोगों को कुछ थ्योरेटिकल नोट्स भी मैं इशू करूँगी, तो प्लीज़ जो 11th में सीरियस नहीं थे, मैडम 11th में क्या पेपर लेंगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, देंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, बट स्टूडेंट 12th में सीरियसली पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और पढ़ाई कीजिए, तो ये सब चीज़ें आपकी प्रॉपरली रन होंगी। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड थ्योरी समझेंगे, कुछ टॉपिक समझेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने भी किताबें खरीदी नहीं है। किताबें खरीदो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। आपके जो सीनियर स्टूडेंट हैं उनसे भी आप बुक्स खरीद सकते हो। सिर्फ आईपी की बुक चेंज हुई है और कोई भी सब्जेक्ट की बुक चेंज हुई नहीं है। तो प्लीज़ ये मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखिए कि मैडम बुक्स चेंज हो गई है,
सिलेबस चेंज हो गया है या ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। आईपी के लास्ट ईयर भी आपको सूरज मेहता सर थे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन डाली है ग्रुप में कि आईपी की बुक चेंज हुई है। बहुत से स्टूडेंट्स मैसेज करके पूछ रहे कि स्टूडेंट बुक चेंज हुई है क्या, तो कोई अदर बुक्स चेंज हुई नहीं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप लोग रेगुलरली वीडियोस देखिए, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए और कॉपी अपनी मेंटेन करनी ही है। आज मैं यहीं रुकूंगी, अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे फॉर दी नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।